आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो इसमें कितने एक्ट पढ़ने हैं वो पहले देख लेते हैं। 1773 का पढ़ना है रेगुलेटरी एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ना है। 1793 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का माल्य मिंटो अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। 1909 का अधिनियम 1919 का और 1935 का। इतने पढ़ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 एक्ट इसमें पढ़ने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बात, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया पहला कानून था ये भारत के लिए। दूसरा, इस कानून के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें इसकी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी एलिजा एम्फे। एक निदेशक मंडल जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जिसमें टोटल 24 सदस्य और 6 वर्ष का प्रत्येक का 6 वर्ष का कार्यकाल था। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स ब्रिटेन के पीएम थे उस समय, पीएम। इसको लाया क्यों गया था? 2 कारण थे। एक तो राजस्व को अलग करना था, राजस्व मामले को। दूसरा, प्रशासनिक मामलों को अलग करना था। दोनों को अलग करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का लेके आया था। इसके तहत एक गवर्नर के लिए कमांडर इन चीफ का गठन किया गया था, जिसमें 3 सदस्य, एक गवर्नर प्लस 3 अन्य सदस्य, 2 अन्य सदस्य। जितने भी कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अर्जित किए गए थे उन्हें ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है। एक तो 20 वर्ष के लिए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा दिया गया और प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को पृथक किया गया था। इसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ICS इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की गई। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में 3 बातें याद रखनी है। पहली, कंपनी के व्यापारिक अधिकार कौन सा? चाय, अफीम और चीनी के साथ व्यापार, ये 3 को छोड़कर बाकी एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। और तीसरी बात, 1 लाख रुपये शिक्षा पर निवेश किया जाएगा। 1833 का एक्ट। 1833 का एक्ट एकदम, इसके तहत भारत का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार पूरा समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार, कोई भी आए भारत में और निवेश करे और व्यापार करे। दास्ता 1843 में समाप्त कर दी गई। और एक काम और किया गया इसके तहत, जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल, उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम बनाया गया था विलियम बेंटिंग। 3 बात याद रखनी है। बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तीसरी, दास्ता को ख़त्म किया गया था। इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
1853 की बातें, दो बातें, एक तो ICS के बारे में, क्योंकि 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, मैकाले समिति, जो सिविल सेवा के लिए बनाई गई थी, सिविल सेवा। इसके तहत 1853 से 1922 तक लंदन में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती थी, प्रतियोगी। इसके बाद 1922 में इलाहाबाद में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया विधायी परिषद में। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आया उसे कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। पहली बात क्या हुआ, सत्ता का ट्रांसफर, सत्ता सीधी क्राउन के हाथ में चली गई, कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधी पावर ट्रांसफर हो गई क्राउन के हाथ में, यानी सत्ता ताज के अधीन आ गई। अब जो सिस्टम था वहाँ पहले क्राउन और संसद में PM, और वहाँ एक नियुक्त भारत सचिव नियुक्त किया जाता था, भारत सचिव, एक भारत मंत्री। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय समिति होती थी। इसके नीचे भारत में गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के नीचे 3, एक तो प्रांतों में गवर्नर थे और इसके नीचे ये 2 तरह थे, प्रांतों में गवर्नर और विधानसभाएं थी, और दूसरा मंडल आयुक्त थे, मंडल आयुक्त, जिसे वर्तमान DC डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं। इससे नीचे कलेक्टर होते थे। यहाँ पर केंद्रीय विधान सभा, केंद्रीय विधानसभा, और एक होता है न्यायालय। ये तो भारत में ये व्यवस्था थी। ये दिया गया, कलेक्टर का पद का सृजन किया गया था 14 मई 1772 को। ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर एक्ट आता है 1861 का एक्ट। 1861 के एक्ट में पहली बात, एक तो अध्यादेश, गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति दी गई पहली। दूसरी, पोर्टफोलियो प्रणाली, ये 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई। और बॉम्बे मद्रास, ये दोनों को विधायी शक्तियाँ प्रदान की। पहले कलकत्ता तो गवर्नर जनरल के अधीन आते थे, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल, अब इनको विधायी शक्ति प्रदान की गई 1861 के एक्ट के। इसी के तहत भारत में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। फिर 1892 का एक्ट। 1892 का एक्ट पहला बजट पर बहस की अनुमति दी गई। दूसरा, अप्रत्यक्ष, एक गैर सरकारी सीटें थी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, उनमें नियुक्ति के लिए गैर सरकारी सीटों को अप्रत्यक्ष रूप से भरा जाएगा चुनाव के जरिए। तो पहली बार चुनाव शब्द 1892 के एक्ट में। फिर
1909 का एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1909, यानी मार्ले मिंटो, मार्ले थे भारत सचिव और मिंटो थे गवर्नर जनरल भारत के। एक मिनट, इसमें 1858 में वायसराय और की, इसमें गवर्नर जनरल के पद को किया गया था वायसराय। कार्यकारी वायसराय की या कार्यकारी परिषद थी गवर्नर जनरल की या वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय शामिल किया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। दूसरी बात है निर्वाचन प्रणाली, यानी 1909 के एक्ट में दो ही बातें याद रखनी है, पहली सत्येंद्र सिन्हा और दूसरी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, दो तरह की निर्वाचन प्रणाली होती है, पहली होती है सांप्रदायिक दूसरी होती है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिकता में वोटर एक ही जाति के और कैंडिडेट भी उसी जाति का होता है, जबकि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में वोटर सभी होते हैं, सभी, और कैंडिडेट यानी उम्मीदवार विशेष जाति का हो सकता है, किसी भी जाति से, यानी ये आरक्षण का सिस्टम है। इसको देख कर के मुंशी ने कहा इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इससे पहले क्या हुआ, क्यों लाया गया ये एक्ट, तो 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू कौन है, यहाँ भारत सचिव, भारत में संवैधानिक सुधारों की बात कही और इसके बाद 1917 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन में एक तो गरम दल और नरम दल, ये दोनों एक साथ आ गए और मुस्लिम लीग ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को सहयोग दिया। इन सभी के कारण भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। इसमें 1919 के में दो प्रावधान थे, एक तो संवैधानिक प्रावधान, दो तरह के संवैधानिक प्रावधान। एक मिनट, इसमें पेज ले लेते हैं। दो तरह के प्रावधान हैं, एक संवैधानिक प्रावधान और दूसरे ऐतिहासिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान में एक बात
केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदन, द्विसदन मतलब एक था केंद्रीय विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद का गठन किया गया। वर्तमान में इसको लोकसभा कहते हैं, इसको राज्यसभा। दूसरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान था। तीसरी बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इसमें महिलाओं को मताधिकार, चौथी बात प्रांतों में, इसीलिए प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। ऐतिहासिक प्रावधानों में एक तो प्रांतों में द्वि शासन व्यवस्था लागू की गई। द्वि शासन व्यवस्था क्या है? जितने भी विषय थे वो दो भागों में बांट दिए गए। एक तो आरक्षित विषय, दूसरे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के लिए जो गवर्नर जनरल था, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं, जैसे पुलिस है, विदेशी मामले हैं, आदि। इसको जनता के प्रति उत्तरदायी, ये गवर्नर के पास रहते थे सारे विषय। दूसरे, एक मिनट एक और पेज लेंगे। दूसरी बात, एक नरेश मंडल का गठन किया गया, नरेश मंडल। तीसरा, लंदन में उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। चौथी, घोषित, ये बात की गई। इसमें
इसके सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रावधान था, का प्रावधान। इसके लिए 1923 में ली कमीशन बनाएगा, ली कमीशन यानी ली आयोग बनाएगा। इसकी रिपोर्ट पर 1 अक्टूबर 1926 को सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष रॉस बार्कर को बनाएगा, रॉस बार्कर को बनाएगा। इसमें बस इतना ही याद रखना है, बाद में सभी एक ही पेज पे करा देंगे। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो 1928 में भारत में आया। इसका काम था 1919 के एक्ट की समीक्षा करना, जिसका भारत में विरोध किया गया। इसे व्हाइटमैन कमेटी भी कहा जाता है। इसकी प्रतिक्रिया में 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई, जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट रूपरेखा कहा जाता है। इसमें डोमिनियन राज्य की स्थापना की बात थी, उत्तरदायी सरकार की सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की मौलिक अधिकार, 19 मौलिक अधिकारों का वर्णन था। फिर 1929 में पहली बार लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें कहा गया था कि आने वाले अंतिम रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जो पड़ता है 26 जनवरी 1930 को पड़ा था। इसलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वर्तमान में जो 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, इसलिए 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 1929 लाहौर अधिवेशन, इसमें क्या मांगा? पूर्ण स्वराज। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई तथा 1932 यानी 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्वाचन, इसे कम्युनल अवार्ड बोला जाता है, जिसमें दलितों को निर्वाचन प्रक्रिया की घोषणा की गई और उसको विस्तार कर दिया गया। इसी को देखते पहले 1930 में देख रहे हैं। 1930 में एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। 1931 में कांग्रेस 30 वाले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसके लिए 1931 के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि गांधी जी ने रखी कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा इरविन को गवर्नर जनरल था भारत का उस समय। इसने कहा था कि गोलमेज सम्मेलन में शामिल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। इसलिए 1931 में गांधी जी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। 1931 में मतभेद हो गया BR अम्बेडकर के साथ, तो ये आ गए भारत, और भारत में इन्हें यरबदा जेल में रखा गया।
जेल में रखा गया। फिर 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। ये बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य में हुआ था, जिसमें बी आर अम्बेडकर को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग को छोड़ने के लिए कहा गया और इसे कांग्रेस में दलितों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। फिर आता है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में वही बात, संवैधानिक प्रावधान और ऐतिहासिक प्रावधान, इसकी बात करते हैं। 1 मिनट के लिए ले लेते हैं। तो 1935 का अधिनियम, पहले तो देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है 1935 के अधिनियम की, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें टोटल 321 धारा, 14 अध्याय और 10 अनुसूचियाँ शामिल थीं। इसलिए बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा था कि भारतीयों को नए संविधान की ज़रूरत नहीं थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत का शासन चलाया जा सकता था। और इसके बाद इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए थे। पहला, एक किया गया था इसमें प्रांतों में जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन की बात प्रावधान था। दूसरा, प्रांतों में सदनात्मक व्यवस्था की बात कही गई। ये 6 प्रांतों में की गई थी। पहला असम पहले नहीं, बिहार, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत, ये 6 में लागू किया गया था। पर 1 2 3 4 5 6 में लागू किया गया था। द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधान सभा, विधान परिषद, ये 2 सदनात्मक व्यवस्था। जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था उसे संघीय यूनियन पब्लिक सर्विस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय बनाया गया। संघीय न्यायालय को इसके संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती प्रीवी काउंसिल में, यानी इसकी अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। और इसी में संवैधानिक प्रावधान में आरबीआई का प्रावधान व महालेखा परीक्षक का प्रावधान था। सबसे बड़ा प्रावधान था शक्ति पृथक्करण का। इसमें शक्ति पृथक्करण, इसके द्वारा सभी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया था। सभी विषयों को 3 सूची, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें 59 विषय थे, इसमें 54, इसमें 36 उस समय। और ऐतिहासिक प्रावधान देखे जाए इसमें ऐतिहासिक प्रावधानों में
पहले तो इसमें एक अखिल भारतीय संघ ये राजाओं के लिए बनाया गया था, जो बना नहीं, गठित ही नहीं हुआ। दूसरी, बर्मा को भारत से अलग किया गया, अलग नहीं किया गया, इसके लिए अलग एक्ट बनाया गया। इतने प्रावधान 1935 के अधिनियम में आपको याद रखनी है। इसके सकारात्मक प्रावधान, 2/3 हिस्सा भारतीय संविधान इसी पर आधारित है। आपातकालीन प्रावधान इसमें दिए गए थे, ध्वज सजा बता ही दिया आपको। नकारात्मक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। गवर्नर जनरल से शक्तियों को और बढ़ा दिया गया, यानी अध्यादेश की शक्ति तो पहले दी गई थी, इसमें वीटो की शक्ति भी दी गई, आपातकालीन शक्ति भी दी गई। इसलिए इसे देखकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ये अधिनियम दासता का चार्टर तथा बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। अब सभी को एक ही पे कर देते हैं, एक पेज पर। तो 1773 के एक्ट में क्या याद रखना है? पहली बात, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको इसमें। तीसरा, निर्देशक मंडल का गठन, जिसमें 24 सदस्य और इनका कार्यकाल 6 वर्ष। ये इतना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या याद रखना है? एक ही बात, सिर्फ कमांडर, एक तो कमांडर इन चीफ, इसका गठन किया गया, जिसमें 1+2 मेंबर, और एक नियंत्रण मंडल बनाएगा, नियंत्रक मंडल, जिसमें 6 सदस्य होते थे। ये याद रखना, बस 2 बात याद रखनी है। 1793 के में कुछ भी याद नहीं रखना आपको। 1813 में आपको जो बातें याद रखनी है, वो एक, पहली बार के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया, किसे छोड़कर? एक तो चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, इतना याद रखना है। दूसरी बात, ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन। और तीसरी बात याद रखनी है, शिक्षा पर कितने? 1 लाख रुपए खर्च की प्रावधान किए गए। 1833 में जो याद रखना है, वो पहला, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यही मेन चीज़ है इसमें, बस यही याद रखना। दूसरा, एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, अब कोई भी व्यापार कर सकता है।
1853 के एक्ट में एक तो ICS के बारे में, इंडियन सिविल सर्विस की प्रावधान, बस यही। 1858 के बारे में जो मेन पॉइंट है वो, पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल निदेशक मंडल, नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल के पद का नाम वायसराय कर दिया गया। तीसरी बात, एक भारत सचिव पद बनाया, भारत सचिव, और 15 सदस्य इसके लिए बनाए गए। इतना याद रखना। 1861 में क्या याद रखना, पहली बात, एक तो गवर्नर जनरल को क्या दिया गया, गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति। दूसरे, हाई कोर्टों का गठन किया गया। तीसरी बात, पोर्टफोलियो प्रणाली, इसका 1959 में किया गया, 1859 में। इसके बाद 1861, 1892 का एक्ट। 1892 के एक्ट में पहली बात, बजट पर बहस का प्रावधान। दूसरी, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव शब्द का उपयोग, चुनाव शब्द का प्रावधान किया गया था। फिर 1919 का मार्लियामेंटो अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें पहली बात, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय को शामिल किया गया, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दूसरी बात, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, का प्रावधान प्रणाली। ये दो बातें याद रखनी है। 1919 के एक्ट में क्या याद रखना है, पहली बात, सदनात्मक व्यवस्था, यानी विधान सभा और राज्य परिषद का प्रावधान किया गया। दूसरी बात, प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये याद रखना है। तीसरी बात, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया, मताधिकार। चौथी बात याद रखनी है, जो केंद्र में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया। और याद रखना है इसमें बजट केंद्र के लिए अलग और प्रांतों के लिए अलग किया गया था, बजट के बारे में। और इसमें नरेश मंडल का प्रावधान, इतनी बातें 1919 के में याद रखनी है। और 1935 का एक्ट, 1935 के में 1935 में पहले इसमें एक और, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था। जो पहला, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करके व्यवस्था को समाप्त किया गया तथा केंद्र में लागू किया गया, पहली बात।
दूसरी बात, केंद्र सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन गठित किया गया। प्रांतों में एक जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन का गठन की बात की गई। आरबीआई का गठन किया गया तथा जिसे कैग कहते हैं, नियंत्रक, पहले नाम था महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया। इसमें संघीय न्यायालय का प्रावधान। और शक्ति पृथक्करण, यानी 3 सूची, संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। और गवर्नर जनरल को आपातकालीन शक्ति का प्रावधान, वीटो का प्रावधान। इतनी बातें 1935 के अधिनियम में याद रखनी है।